जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। और स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग एक और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, और वो है आपके पास स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स जो से हैं उनको एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी अपनी टेक्स्ट बुक पर, कुछ इस तरह से। ये डायग्राम स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करती है, तो आज एनिमेशन के ज़रिए जो सा है वो इस डायग्राम को आपको यहाँ पर इस लेक्चर में मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्या है और इसको हमने किस तरह से तैयार करना है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए ये टॉपिक है जी स्टेशनरी वेव्स का। पहली बात हम स्टार्ट करते हैं हमेशा स्टेशनरी वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक फिनोमिना है। आपने तीन तरह के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े। एक में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, एक स्टेशनरी वेव्स का है और एक बीट्स का है। तो ये भी आपके पास कौन सा बेसिक फिनोमिना है? सुपरपोजिशन का बेसिक प्रिंसिपल का फिनोमिना है। यानी अगर देखा जाए तो इस स्टेशनरी वेव्स में भी दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी और मिलके एक नई वेव जनरेट करेंगी। अब वो किस तरह से होती हैं, उसकी क्या कंडीशंस है, वो यहाँ देखिएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आ जाएं, तो फिर हम उनकी वेव्स जो मिलके नई वेव जनरेट करती हैं उन्हें कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इन स्टेशनरी वेव्स को आप स्टैंडिंग वेव्स का नाम भी देते हैं। ये वेव्स एक फिक्स पोजीशन के ऊपर इनके पार्टिकल क्या करते हैं, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर आप एक धागे को दो एंड से इस तरह से बांध दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, इस एंड से भी उसको बड़ी मजबूती के साथ बांध दें और एक दूसरे एंड से भी उसको बड़ी मजबूती के साथ बांध दें। अब आप इस धागे को बिल्कुल सेंटर से प्लग करें, इसको यहाँ से खींचें, नीचे तक लेके आए और छोड़ दें। क्या होगा? मीडियम्स के पार्टिकल जाकर इस तरह से ऊपर ले जाकर जब आप इसको छेड़ेंगे तो कुछ मीडियम्स के पार्टिकल की एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी और कुछ मीडियम के पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगी। अब ये दोनों एंड से क्योंकि फिक्स है, तो ये मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पर वापस आएंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे ये वेव जो सी है वो मूव नहीं कर रही है, बल्कि सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है। तो इस तरह से एक लूप आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे आप लोग क्या कहेंगे कि ये आपके पास एक स्टेशनरी वेव है, एक स्टैंडिंग वेव है। तो स्टेशनरी वेव्स धागे में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, स्टेशनरी वेव्स साउंड में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। साउंड में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं? आप पानी का एक गिलास लें, घरों में इस्तेमाल होने वाला, और इसमें यहाँ पर जो सा है वो आप बोलना शुरू कर दें, एक शख्स यहाँ खड़ा हो जाए और बोलना शुरू कर दे इस गिलास के अंदर, तो साउंड वेव्स ट्रेवल करते हुए इस गिलास में जाएंगी और टकराने के बाद बेस से जो सा है वो वापस आ जाएंगी। तो जो वेव फॉर्म आपके पास बनेगी वो वेव फॉर्म बेसिकली क्या होगी, स्टेशनरी वेव होगी। एक वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी और टकराने के बाद वही वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो दोनों वेव्स मिलके इस तरह से लूप्स बनाएंगी और ये लूप्स आपके पास क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी वेव्स कहलाएंगे। ये स्टेशनरी वेव्स की स्टूडेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, और इस एक्सप्लेनेशन को अब हम आगे इस स्लाइड पे इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ देखिए जिस साइड पर ये आपको एरो मूव करते नजर आ रहे हैं, ये ऊपर वाली वेव्स के लिए है। ये वेव जो सी है वो आपकी राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको इस तरह से वेव नजर आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये वेव जो सी है वो इस तरह से मुसलसल चलती हुई आ रही है और उस साइड पर जा रही है। एक दूसरी वेव इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही है। स्टूडेंट, हमने इस वेव फॉर्म के कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। हमने एक पिक्चर ले ली चलती हुई वेव्स के दरमियान में, यानी सीआरओ, आप समझ लें कि हमें सीआरओ पर वेव्स का रिजल्ट मिल रहा है और सीआरओ की वेव्स के रिजल्ट पे हमने क्या किया है, पिक्चर ले ली है। पिक्चर किस किस पॉइंट पे ली है, t इज इक्वल टू 0 पर, और ये टाइम जो सा है t जब मुकम्मल होता है तो टोटल टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कैपिटल T। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं
कि ये t/2 3t/4 क्या है। तो स्टूडेंट जब हमने पिक्चर ली, पिक्चर लेने के बाद हमने अपनी वेव को 5 हिस्सों पर डिवाइड कर दिया। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो स्टार्ट हुई और हमने कहा कि t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम के ऊपर वो खत्म हो गई। तो आप कैपिटल T का जब आप हाफ करोगे तो वो टाइम पीरियड आपके पास क्या बनेगा, t/2। जब आप t/2 का हाफ करोगे तो वो टाइम पीरियड आपके पास क्या बनेगा, t/4। और इसी तरह t/2 और t के दरमियान का हाफ आपके पास क्या बनेगा, 3t/4। तो स्टूडेंट 0 से लेकर टाइम पीरियड t तक जो सा है वो टोटल आपके पास ये सारे टाइम इंटरवल आ गए, जहां पर हमने स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं t इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या फिनोमिना हो। ये दो वेव फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं, एक आपकी लेफ्ट साइड पर ट्रेवल कर रही है और दूसरी आपकी राइट साइड पर ट्रेवल कर रही है। ये दोनों वेव्स अब जब मिलेंगी तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आप देखें, पॉइंट नंबर 1 पे ये दोनों का नोड पॉइंट जो सा है वो किससे मिल रहा है, नोड पॉइंट से मिल रहा है। अब कलर क्लियर है आपको। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो नोड पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह देखिए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 पर वेव नंबर 1 और 2 का क्रस्ट आपस में मिल रहा है, तो रिजल्टेंट में ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। तो पॉइंट नंबर 2 पर इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता हुआ ऊपर की जानिब इस एरो से दिखाई देगा। इसी तरह स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 पर अगर आप देखें तो तीन पॉइंट के ऊपर, 3 पॉइंट के ऊपर नोड्स आपस में मिल रहे हैं, तो रिजल्टेंट में भी आपके पास क्या आएगा, नोड पॉइंट ही बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 को अगर आप कंसीडर करें तो ट्रफ किससे मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है। तो दोनों मिलके एक दूसरे के असर को बढ़ाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक, और एम्पलीट्यूड ट्रफ की डायरेक्शन में ही नीचे की तरफ आ जाएगा। और अब आप देखें पॉइंट नंबर 5 पर नोड किससे मिल रहा है, नोड से मिल रहा है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो नोड के करीब आएगी। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 6 पर क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेव जो सी है वो अपवर्ड मूव करेगी। और इसी तरह पॉइंट 7 पर आपको क्या मिलेगा, डॉट देखने को मिलेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये रिजल्टेंट वेव के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आप स्टूडेंट देखें टाइम t/4 यानी वेव के चौथे हिस्से पर क्या रिजल्ट्स आएंगे। ये पॉइंट आपके पास याद रखिएगा स्टूडेंट क्रस्ट का है, और ये जो पॉइंट है ये किसका है, ट्रफ का है। दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। तो स्टूडेंट अब हम इंटरफेरेंस वाला टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, और इंटरफेरेंस वाला टॉपिक क्या कहता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस अगर एक दूसरे से ऑपोजिट हो तो वो एक दूसरे के असर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और रिजल्टेंट पे इस पॉइंट पर जो वेव फॉर्म आएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं, देखें सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आपके पास आएगी वो भी एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही है। क्या है कि ये क्रस्ट से वेव फॉर्म ट्रफ की तरफ जा रही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखिएगा, और यहां से वेव फॉर्म मीन पॉइंट से कहां जा रही है, क्रस्ट की तरफ जा रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो डायरेक्शन आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑपोजिट। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और जब स्टूडेंट फेज डिफरेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, तो रिजल्टेंट वेव में आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो 2 पॉइंट पे भी कोई वेव का रिजल्टेंट नहीं आएगा। अब आप 3 पॉइंट पर देखें, 3 पॉइंट पर भी क्रस्ट किसके साथ मिल रहा है, दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल रहा है। तो क्रस्ट और ट्रफ का भी आपस में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फेज ट्रेवल करती हुई एक दूसरे के फेज के क्या आ जाएंगी, ऑपोजिट आ जाएंगी। तो स्टूडेंट यहां पर भी आपको जो नेट रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो एक जैसी 0 मिलेगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसी तरह अब पॉइंट 4, पॉइंट 5 और पॉइंट 6 और 7 इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा।
और उसकी रीज़न मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब दोबारा फिर बता देता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर दरअसल जो फेज एंगल है वो इनके दरमियान में 180 डिग्री का है। यानी क्रस्ट किससे मिल रहा है? ट्रफ से मिल रहा है। और ट्रफ किससे मिल रहा है? क्रस्ट से मिल रहा है। तो वो तमाम पॉइंट जहां पर दो वेव्स ऑपोजिट या डिफरेंट फेज एंगल के साथ एक दूसरे से मिले, उन पॉइंट्स के ऊपर उनका जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के पास मुताबिक क्या होता है? जीरो हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक ये आपको पॉइंट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें t/2 वेवलेंथ टाइम t/2 के ऊपर क्या होगी। अब सिंपल ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय ये देखें, ये वेव एक जैसी है, ठीक है, इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट और फिर इसका ट्रफ, ये आपस में एक दूसरे के साथ सेम फेज पे मिल रहे हैं। तो हम इस पर बोलेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स पर आपको क्या देखने को मिलेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 नोड से मिल रहा है तो अब रिजल्ट क्या आएगा? नोड आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पर ट्रफ से मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्रफ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर नोड पॉइंट से मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? नोड आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पर ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? क्रस्ट की मैग्नीट्यूड बढ़ के आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 पर कोई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 6 पर ट्रफ आएगा और इसी तरह पॉइंट 7 पर जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी स्टूडेंट बस आपने जिस बात पे तवज्जो करनी है वो क्या है आपके पास कि एक पॉइंट पर उसका फेज एंगल देखना है। अब इस वाले t3 t/4 में देखिए, वेव की मूवमेंट पे तवज्जो कीजिएगा। वेव कहां जा रही है? अपने ट्रफ की तरफ जा रही है। और यहां पर वेव क्या कर रही है? यहां पर वेव अपने क्रस्ट की तरफ जा रही है। तो दोनों के दरमियान में फेज एंगल का शिफ्ट कितना है? 180 डिग्री है। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर जो फेज का डिफरेंस आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो 1 और 1 पॉइंट जब आपस में मिलेंगे तो रिजल्टेंट में क्या होगा? आपके साथ जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट मिलेगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 पर भी आपको रिजल्टेंट में जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 पर एक क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है तो रिजल्टेंट में जो आपको पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला। 4 पॉइंट पर भी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहां से वेव डाउनवर्ड आ रही है और इधर से वेव क्या कर रही है? अपवर्ड जा रही है। तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फेज डिफरेंस 180 डिग्री ऑपोजिट तो रिजल्टेंट जीरो। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स आपको रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा? जीरो देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें आपकी जो लास्ट वाली वेव फॉर्म है, टी टाइम पीरियड जब कैपिटल टी के बराबर हो जाए, तो अगर आप तवज्जो करें तो ये सारा का सारा जो सा है वो एक जैसी वेव है। यहां पर क्रस्ट किससे मिलता हुआ नजर आ रहा है? यहां का क्रस्ट से बन रहा है, मिल रहा है। क्रस्ट से मिल रहा है। यहां का ट्रफ से मिल रहा है। क्रस्ट से ट्रफ की तरफ जाता हुआ पॉइंट क्रस्ट से ट्रफ की तरफ जाते हुए पॉइंट से मिल रहा है। तो सारे पॉइंट्स आपस में क्या है? बराबर है। तो इन सब के ऊपर जो सा है वो इनकी पोजीशन के मुताबिक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 1 क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड के ऊपर है तो आंसर क्या आएगा? जीरो मैग्नीट्यूड। 2 मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के ऊपर है तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। 3 अगेन जीरो पॉइंट है तो यहां पर आंसर क्या आएगा? जीरो। इसी तरह 4, 5 और 6 पॉइंट के ऊपर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि क्रस्ट से मिलेगा और रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। मीन पोजीशन का पॉइंट मीन पोजीशन के पॉइंट से मिलेगा तो रिजल्टेंट में आपको कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट अब अगर देखें इसको, इस डायग्राम को, तो ये कंप्लीट डायग्राम आप लोगों की बुक पर बनी हुई है। ये नंबर जो से है ये मैंने अपनी सहूलत के लिए, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से समझा सकूं, यहाँ पर मार्क किए हैं, लेकिन ये 135 वाले नंबर बुक पे भी बने हुए हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम आप लोगों के लिए अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी।
अब ऊपर एक्सप्लेनेशन वाले पैराग्राफ की स्लाइड पर आ जाए जरा, इसको यहां से रिमूव करें एनिमेशन को और ऊपर इस पैराग्राफ पे आ जाए। देखिए वो क्या कहता है, फिगर्स shows that profile of two such wave at instance t0, t/4, t/2, 3/4 t and t, इनकी पोजीशंस मैंने आपको बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले समझाए, where t is the time period. We are interested in finding out the displacement of a point 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 at the instant where waves superpose. जहां जहां पर दो वेव्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं वहां वहां पर पाथ डिफरेंस मालूम करें या डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। तो 1 से लेकर 2 7 तक जो डिस्टेंस है वो इस तरह से दिखाया गया है कि हर दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस λ/4 के इक्वल है। तो टोटल वेवलेंथ जो सी है वो लैम्डा के इक्वल होगी। अब आप इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करें तो 1 3 5 7 के जो पॉइंट्स हैं इन सब के ऊपर जीरो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, और जो पॉइंट्स जो से हैं वो 2 4 6 और 8 है उनके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखने को मिल रहा है वहां पर वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, क्रस्ट की सूरत में बढ़ा रहे हैं या ट्रफ की सूरत में बढ़ा रहे हैं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू t/4 के दरमियान में जो दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके क्रस्ट और ट्रफ की बुनियाद पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे काम करते हुए एक नई वेव प्रोड्यूस करेंगी। स्टूडेंट ये नई वेव पर अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। देखिए डायग्राम को जरा तवज्जो से हैंडल कीजिएगा। यहां पर डायग्राम में ये सारे पॉइंट भी इन दोनों वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं और ये सारे पॉइंट भी इन दोनों वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। इन दोनों को इकट्ठे करके एक फिगर के ऊपर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। ये वेव फॉर्म आपके पास जब सारे पॉइंट्स मिलाएंगे तो इस तरह से बनेगी। यहां पर कोई वेव फॉर्म बेसिकली नहीं बन रही, तो स्मॉल पॉसिबल एम्पलीट्यूड के साथ वेव फॉर्म को शो किया गया है। नेक्स्ट फेज के ऊपर भी इसी तरह से वेव फॉर्म बनेगी और टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 पर भी कोई वेव फॉर्म नहीं बनेगी, तो टाइम पीरियड t पर भी ये एक वेव फॉर्म बनेगी। स्टूडेंट देखिए ये दोनों वेव्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी, ठीक है, बिकॉज अब ये वेव्स एक इस तरफ को ट्रेवल कर रही थी और एक वेव उसके ऑपोजिट ट्रेवल कर रही थी। तो ट्रेवल ऑपोजिट करते हुए ये कुछ इस तरह से आपको लूप जो सा है वो दिखाई देगा। एक वेव जो सी है वो इधर से आएगी और दूसरी इधर से आ रही होगी, दोनों मिलके इस तरह से लूप बनाएंगे जो विजिबिलिटी आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो हम कहते हैं कि ये वेव्स जो सी है इसमें ये वाले सारे पॉइंट स्टेशनरी रहते हैं, ये वाले सारे पॉइंट रेस्ट पर रहते हैं और ये वाले सारे पॉइंट भी रेस्ट पर रहते हैं। तो हम इस वजह से इन वेव्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स। तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल में आप इसी तरह स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि दो रिजिड स्पोर्ट्स लें, उसके दरमियान में एक धागा बांध के उसको प्लग करें तो उसके दरमियान में जो बनने वाली वेव होगी वो क्या कहलाएगी, स्टेशनरी वेव बिना स्ट्रिंग कहलाएगी। एक गिलास लें, उस गिलास में आवाज लगाए, आवाज लगाने से जो वेव आगे जा रही है वो गिलास के पेने से टकराकर वापस आएगी और वापस आते हुए दो वेव्स आपस में मिलके जो रिजल्टेंट वेव बनाएंगी उसे बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से स्टेशनरी वेव्स का बनना। स्टेशनरी वेव्स में ये पॉइंट जो हाईलाइट किए गए आप ये आपको नोड्स पॉइंट कहलाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं 1 3 5 और 7 जो हमने ऊपर फिगर में देखे। इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो देखा गया, हमेशा जीरो। इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या देखा गया, हमेशा जीरो देखा गया। ये पॉइंट जो से मीडियम के नोड पॉइंट कहलाते हैं, इनको क्या कहते हो, नोड। और याद रखिएगा दो नोड्स के दरमियान जो फासला है वो λ/2 होता है। और स्टूडेंट एक बड़ी अहम बात यहां पर लिख लीजिएगा कि नोड एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। नोड ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखें बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं
वो आपके पास एंटी नोड्स कहलाते हैं, जिन पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट आपके पास क्या कहलाते हैं? एंटी नोड कहलाते हैं। एंटी नोड वो पॉइंट्स होते हैं स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो कि आपकी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के काम आ रहे होते हैं। तो 2, 4 और 6 के ऊपर जो पॉइंट्स आपको फिगर में देखने को मिले वो सारे पॉइंट्स एंटी नोड्स हैं, और इन एंटी नोड्स के ऊपर जो सा है वो आपकी मुकम्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। दो एंटी नोड्स के दरमियान में फासला भी कितना होता है? λ/2 के इक्वल होता है। अब ये फिगर देखिएगा, दो फिक्स्ड एंड है, इस फिक्स एंड के ऊपर ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई गई हैं जिसके कितने लूप बन रहे हैं? 1, 2 और 3 स्टेशनरी लूप्स बन रहे हैं। इन्हें आप स्टैंडिंग वेव्स इसलिए भी कहते हैं कि इनके नोड पॉइंट कभी मूव नहीं करते, लेकिन बस एंटी नोड के पॉइंट है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वेव मूव नहीं कर रही, दरअसल वेव मूव कर रही होती है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो वो एक दूसरे से ऑपोजिट फेस पर वापस आते हुए एक लूप बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, नोड और एंटी नोड के दरमियान में फासला λ/4 होगा। इसी तरह अगले एंटी नोड और नोड के दरमियान में फासला λ/4। तो जितने नोड और एंटी नोड हैं इन सब के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो λ/4 है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। ये वाले पॉइंट एमसीक्यूज में बच्चों आप लोगों के लिए बड़े अहम साबित हो सकते हैं। अगर दो नोड्स को देखा जाए तो इनके दरमियान फासला कितना होगा? λ/4 प्लस λ/4। तो इनके दरमियान में वेवलेंथ कितनी आएगी? λ/2 आ जाएगी। अगर तीन कंजेक्टिव नोड को देखा जाए तो इनके दरमियान जो फासला है, दो कंजेक्टिव नोड और एक एंटी नोड को देखा जाए, ये पॉइंट कंजेक्टिव नोड और फिर एंटी नोड, यहां तक वेव को देखा जाए तो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 आंसर 3λ/2 आएगा। और अगर तीन कंजेक्टिव नोड को देखा जाए तो जो आंसर है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर आता है। इसी तरह स्टूडेंट, कंप्लीट एंटी नोड्स को अगर देखा जाए तो आंसर जो सा है वो एक कंप्लीट एंटी नोड के बराबर आता है। ये वाला एंटी नोड 1, ये दूसरा एंटी नोड 2 और इसी तरह ये तीसरा एंटी नोड, इनके दरमियान में जो फासला है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर होगा। वो किस तरह से? यहां देखिए 4 टाइम λ/4 ऐड हो रहा है, तो एंटी नोड से नोड 1 λ/4, ये 2 λ/4, ये प्लस 3 λ/4 प्लस 4 λ/4, तो आंसर फिर एक कंप्लीट वेवलेंथ आएगा। तो कोई से कंजेक्टिव तीन पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करोगे, नोड के या एंटी नोड के, तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल आएगा। ये सारी वैल्यूज एमसीक्यूज के लिए आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर जो आप लोग तैयार करेंगे। लास्ट वाली इसकी जो हेडिंग है हम कवर करेंगे, हाउ डज एनर्जी ट्रांसफर इन स्टैंडिंग वेव। आखिर स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? तो स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी है वो इन नोड्स पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन से पार्टिकल्स की हाइट जो है वो जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और मीन पोजीशन पर पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे, तो यहां पर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होगी। लेकिन एंटी नोड्स के ऊपर पार्टिकल्स की जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आप इमेजिन करें कि यहां पर आप एक छोटे से स्टार को प्लास्टिक के बांध दें, या आप एक प्लास्टिक के छोटे से बॉल को इस धागे में यहां पर बांध दें, तो अब आप इस बॉल की मूवमेंट को देखें तो ये इस वक्त हाइट h के ऊपर है, लेकिन इसकी ऊपर जाने की वर्टिकल वेलोसिटी की सकत खत्म हो चुकी है। यहां पर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इस छोटे से लम्हे के लिए इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? यहां पर जीरो हो जाएगा। अब आगे देखें, ये पॉइंट अपनी मीन पोजीशन से कुछ हाइट h के ऊपर है, तो हाइट h की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो एंटी नोड्स पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब ये पॉइंट यहां पर मूव करेगा तो इसकी हाइट कितनी होगी? जीरो।
लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड की तरफ एनर्जी को मूव कर देगा। तो इसकी यहाँ पर मूवमेंट मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिनके जरिए एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव और एंटीनोडल नोड की सूरत में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और ये एनर्जी कौन सी टाइप्स है, ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरचेंज है। ऊपर वाले पैराग्राफ को आप रीड कर लेते हैं। एनर्जी द वेव ट्रांसफर बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, नोड ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पर रहते हैं, तो एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग याद करेंगे। एनर्जी रिमेन्स standing in medium between the nodes, although it alternate between potential and kinetic forms at antinode। लिहाजा एंटीनोड के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, मुसलसल चेंज होता है। When antinodes are at their extreme displacement, energy stored in is wholly potential। जब एंटीनोड मैक्सिमम है तो इनकी एनर्जी स्टोर्ड कौन सी है जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एंड व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब ये एक साथ अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं तो उस मीन पोजीशन पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, और टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसी तरह मीडियम के ये पार्टिकल जो से है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट करते रहेंगे, काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज करते रहेंगे, और स्टेशनरी वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती रहेगी। आज का ये लेक्चर स्टूडेंट यहां पर अब हम क्लोज करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो स्टेशनरी वेव्स ही से रिलेटेड होगा। तो वो लेक्चर समझने के लिए जरूरी है कि आप इस लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।